हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर यानी शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हम एक पार्ट पहले से बना चुके हैं फ्रेंड्स, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है आप लोगों के एग्ज़ाम अब बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लें और अपनी तैयारी को अच्छा सा करने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें, यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन को, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? तो प्राचीन काल की शिक्षा शिक्षक केंद्रित थी। इसमें बालक की अपेक्षा पाठ्यक्रम को अधिक महत्व दिया जाता था, परंतु शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रवेश से बालक को महत्व दिया जाने लगा। अब बालकों की रुचियों, रुझानों तथा क्षमताओं को महत्व दिया जाने लगा। तो फ्रेंड्स, पहले जो शिक्षा हुआ करती थी वो शिक्षक केंद्रित होती थी, परंतु अब कैसी होती है? वह बाल केंद्रित होती है। इसमें क्या होता है, बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है, और इसी प्रकार की शिक्षा को हम बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिविधि किसे कहते हैं? तो गतिविधि से तात्पर्य उन सारी क्रियाओं से है जिनकी सहायता से विषय वस्तु को कक्षा में रोचक एवं प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाए तथा बच्चे उसमें रुचि ले रहे हों। तो फ्रेंड्स, गतिविधि वो सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि बच्चों से कोई कार्य करवाना, क्या आप इसे करके सीखिए। तो करके सीखना भी हमें पता है स्थायी सीखना होता है। इससे क्या होता है, हम हर चीज़ को अच्छे से सीख पाते हैं। जब हम कोई एक्टिविटी करते रहते हैं, हमें क्लासरूम में एक्टिविटीज़ को करवाते रहना चाहिए। इससे बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लगा रहता है, वो बोर भी नहीं होते और अच्छे से सीख जाते हैं। रुचिपूर्ण शिक्षा क्या है? यह शिक्षकों का शिक्षकों के लिए एवं शिक्षकों द्वारा बनाया गया एक कार्यक्रम है। इसमें शिक्षक बच्चों की रुचियों के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाता है। तो फ्रेंड्स, रुचिपूर्ण शिक्षण में क्या होता है, रुचिपूर्ण शिक्षा के लिए हमें बालकों को उपकरणों के थ्रू जैसे कि चित्र, मॉडल, इन सब का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होता है, गणित भले ही कठिन दिखाई दे, लेकिन अगर बच्चों को रुचि के अनुसार शिक्षा देंगे तो वो सफलतापूर्वक उनको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, उसमें ध्यान लगाने के लिए उस चीज़ में हमारी रुचि का होना बहुत आवश्यक होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक किन किन विधाओं को सहजता से सीख लेता है? तो गीत, कहानी, वार्तालाप, अभिनय या नाटक, भ्रमण एवं निरीक्षण तथा पहेली को सहजता से सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चे किस चीज़ों को जल्दी जल्दी सीख जाते हैं? सहजता मतलब आसानी से और जल्दी सीख जाते हैं। तो वो गीत होते हैं, कहानियाँ सुनाओ बच्चों को, कहानियों के थ्रू हम उनको अच्छे से अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों से बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहभागी शिक्षण से क्या आशय है? तो जिस शिक्षण को शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी का सहयोग प्राप्त करके उसे अनुभव कराया जाता है कि वह इस शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पक्ष है, सहभागी शिक्षण कहलाता है। फ्रेंड्स, सहभागी शिक्षण क्या होता है, इसमें शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों कंप्लीटली इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि शिक्षक प्रश्न पूछता है, शिक्षार्थी उत्तर देता है, शिक्षक कुछ करने के लिए बोलता है और शिक्षार्थी उसे करता है। तो ये सहभागी शिक्षण है। इन दोनों के बिना सहभागी शिक्षण इनकम्प्लीट माना जाता है। इसमें शिक्षार्थी को शिक्षक अपने साथ सहभागी बनाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षता आधारित शिक्षण से क्या तात्पर्य है? तो दक्षता आधारित शिक्षण से तात्पर्य यह है कि छात्रों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम की संप्राप्ति करना, जिससे छात्रों की दक्षता को सुनिश्चित किया जा सके। तो फ्रेंड्स, दक्षता का उद्देश्य होता है छात्रों को दक्ष बनाना, ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना
और शिक्षण के प्रति उनमें रुचि उत्पन्न करना, यही सब दक्षता आधारित शिक्षण होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षता आधारित विधि के सोपान बताइए। तो दक्षता आधारित शिक्षण विधि के निम्नलिखित सोपान हैं। पूर्व तैयारी, उद्देश्य निर्धारण, यानी कि कुछ कार्य को कराने से पहले उसकी कंप्लीटली तैयारी कर लेना, सहायक सामग्री की व्यवस्था कर लेना, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करना, नियम निर्णय का समन्वयीकरण, सूचीकरण, अभ्यास कार्य के मध्य की गई त्रुटियों का शुद्धिकरण और प्रयोग, ये सब हमें पहले से करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण से क्या अभिप्राय है। तो उपचारात्मक शिक्षण का अभिप्राय उस प्रकार की शिक्षा से है जिसकी व्यवस्था छात्रों की अशुद्धियों को दूर करने के लिए की जाती है। छात्रों की दुर्बलताओं को जानकर शिक्षा का ऐसा कार्यक्रम बनाया जाता है जिससे उसकी कठिनाइयों, दुर्बलताओं तथा बुरी आदतों को दूर करके सीखने के दूषित प्रभावों को नष्ट किया जाए और सुधार किया जाए। फ्रेंड्स, उपचारात्मक शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं वो होते हैं छात्र के कमज़ोर विषयों या जो उनके कमज़ोर क्षेत्र होते हैं उसमें अधिक ध्यान देकर उनको ठीक करने का प्रयास करना। तो यही होता है हमारा उपचारात्मक शिक्षण। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुकक्षा शिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या, शिक्षकों की कमी तथा कक्षों की कमी के कारण बहुकक्षा शिक्षण की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, हमें पता है जनसंख्या बढ़ती जा रही है, शिक्षकों की बहुत कमी है। किसी स्कूल में 2 शिक्षक होते हैं तो किसी में 1 होता है। तो एक शिक्षक के लिए कंप्लीट पूरे स्कूल को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में कक्षाओं की कमी, और कहीं कहीं पे तो रूम्स भी नहीं होते पढ़ाने के लिए, तो उनको वृक्षों के नीचे बैठ के पढ़ाया जाता है, बरामदे में बिठा के पढ़ाया जाता है। तो ऐसी कक्षाओं में पढ़ाने के लिए शिक्षक क्या करता है, बच्चों को किसी पेड़ के नीचे अलग अलग वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनको एक साथ बिठा लेते हैं, थोड़ा गैप दे दे के। इसमें क्या होता है कि फिर शिक्षक पढ़ाना शुरू करता है और वो एक एक करके सबको बताता जाता है और सबके ऊपर अपना ध्यान भी रखता है कि कोई बच्चा शरारत ना करे, और वो अपनी पढ़ाई भी कराता जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुकक्षा शिक्षण के सोपान बताइए। तो बहुकक्षा शिक्षण के सोपान निम्नलिखित हैं। पाठ्यक्रम का वर्गीकरण, समय विभाजन, बैठक व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण सामग्री व बालक, मॉनिटरी व बालक, अध्यापक व बालक, मूल्यांकन। फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। पाठ्यक्रम का वर्गीकरण, यानी पाठ्यक्रम को डिवाइड किया जाए कि क्या पढ़ाना है। समय का विभाजन किया जाए कि किस समय कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है। वहाँ बैठक व्यवस्था भी देखी जाती है कि बैठने के लिए सही व्यवस्था है कि नहीं। अगर कक्षा नहीं है तो वहाँ बरामदे में बिठा के पढ़ाया जाए या फिर पेड़ों के नीचे बिठा के पढ़ाया जाए। शिक्षण व्यवस्था करना, शिक्षण सामग्री जैसे कि चौक, डस्टर, इन सब चीज़ों का कंप्लीट व्यवस्था करना। और बालक में मॉनिटर बनाना, क्योंकि शिक्षक की अनुपस्थिति में बच्चे ज़्यादा शरारत ना करें, इसलिए किसी एक योग्य बच्चे को मॉनिटर बनाना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुकक्षा शिक्षण के सोपान हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुस्तरीय शिक्षण से क्या आशय है। तो विभिन्न उपलब्धि स्तर वाले बच्चों को कुशलतापूर्वक पढ़ाने तथा योजनाबद्ध प्रक्रिया बहुस्तरीय शिक्षण कहलाती है। तो फ्रेंड्स, बहुस्तरीय शिक्षण में क्या होता है कि जब बच्चों को बिठाने के लिए जगह नहीं होती तो अलग अलग स्तर के बच्चे, यानी अलग अलग कक्षा के बच्चों को एक साथ बिठा के पढ़ाया जाता है, उसी को हम शिक्षण कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचिपूर्ण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो रुचिपूर्ण शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं, रटने के बजाय सिखाने पर बल, सीखने को आनंदमयी बनाना, बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, हास्य एवं अवरोध को रोकना। नेक्स्ट है, पुनर्वलन कितने प्रकार का होता है, केवल नामों का उल्लेख कीजिए। तो फ्रेंड्स, पुनर्वलन 2 प्रकार का होता है, धनात्मक या सकारात्मक यानी पॉजिटिव,
ऋणात्मक या नकारात्मक यानी कि नेगेटिव। और इन दोनों ही प्रकार के पुनर्वलन के दो दो रूप हो सकते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। फ्रेंड्स, पुनर्वलन क्या होता है? जैसे कि किसी बच्चे ने कोई अच्छा काम किया और टीचर उसे अपने पास बुलाता है, उसे कोई इनाम देता है या फिर उसकी पीठ थपथपाता है और बोलता है शाबाश बेटा। तो ये सब पुनर्वलन के प्रकार होते हैं। पुनर्वलन को देखा जाए तो ऐसी कोई क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है। जब कोई टीचर बच्चे को शाबाशी देगा तो वह और उस काम को करने के लिए प्रेरित होगा। तो ऐसी कोई क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है वही पुनर्वलन कहलाती है। अब फ्रेंड्स, शाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन कैसा हो सकता है? जैसे कि किसी बच्चे ने कोई अच्छा काम किया तो टीचर ने बुला के उसे शाबाश बोला, और ऋणात्मक कोई गलत काम कर दिया तो टीचर ने बुला के उसको डांट दिया। अब अशाब्दिक और ऋणात्मक कैसा हो सकता है? तो ऋणात्मक में जो शाब्दिक होगा उसमें तो वो डांट देगा, और ऋणात्मक में जो अशाब्दिक होगा उसमें वह उसको दंड देगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पुनर्वलन का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शिक्षण के क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो क्रियापरक शिक्षण का अभिप्राय ऐसे शिक्षण से है जिसमें क्रिया के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसमें छात्र अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। तो फ्रेंड्स, क्रियापरक में क्या होता है कि बालक स्वयं कोई कार्य करता है और स्वयं की क्रिया के द्वारा ही वह ज्ञान प्राप्त करता है। फ्रेंड्स, क्रियाशीलता के द्वारा अगर कोई भी कार्य किया जाए तो वह स्थायी सीखना हो जाता है। बालक उस कार्य को कभी भी नहीं भूलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, खेल पर आधारित दो शिक्षण प्रविधियों के नाम लिखिए। तो खेल पर आधारित शिक्षण प्रविधियां हैं खेल विधि या प्ले वे मेथड, किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन मेथड, मॉन्टेसरी विधि, मॉन्टेसरी मेथड, प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड, और डाल्टन विधि या डाल्टन मेथड। तो फ्रेंड्स, ये सभी जो विधियां हैं वो खेल पर आधारित विधियां हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवरण प्रविधि का अर्थ बताइए। तो विवरण का अर्थ है क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन। विवरण कहानी एक रूप है। विवरण देने का उद्देश्य यह होता है कि छात्रों के मस्तिष्क में एक मानसिक चित्र बनना, जिससे कि छात्र विषय वस्तु को पूरी तरह से समझ सके। अब फ्रेंड्स, विवरण प्रविधि की बात करें तो विवरण प्रविधि को कथन प्रविधि या कथन विधि भी कहते हैं। अब विवरण विधि में क्रमबद्ध घटनाओं का विवरण, जैसे कि विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों के बारे में हम बच्चों को बताएं, वहाँ पे उनको लेकर जाएं, कुतुब मीनार, बुलंद दरवाज़ा, ताजमहल आदि, इन सब के बारे में बताएं कि वे कहाँ स्थित हैं, किसने बनवाया, वे किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये सब विवरण प्रविधि के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट है, कहानी कथन प्रविधि की विशेषताएं बताइए। तो कहानी कथन विधि में बालक जिज्ञासु बने रहते हैं, बालकों की कल्पना शक्ति का विकास होता है, बालकों की तार्किक शक्ति का विकास होता है, बच्चों को पाठ रोचक लगता है, विषय वस्तु के सूक्ष्म एवं जटिल अंशों को समझने में उन्हें सहायता मिलती है। तो फ्रेंड्स, कहानी प्रविधि में क्या होता है, एक शिक्षक को अपना पाठ शुरू करते समय कहानी का जरूर सहारा लेना चाहिए। जैसे एक राजा था, एक राजकुमारी थी या एक परी थी, जैसे वाक्यों से शुरू होने वाली कहानियाँ हम सभी ने अपने दादा दादी या नाना नानी से अवश्य ही सुनी होंगी। उसमें बताई गई बातें हम हमेशा याद रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी बातों को बालक जल्दी नहीं भूलता है, इन्हें लंबे समय तक अपने मस्तिष्क में याद रखता है। इसीलिए हमें कहानी प्रविधि का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या अच्छी चीज़ें होती हैं कि बालक का जो ध्यान है वह कंप्लीटली जो आप बताएंगे उसी बात पे बना रहेगा, उनमें एकाग्रता बनी रहती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है और वो जल्दी जल्दी चीज़ों को सीखने लग जाते हैं, मतलब अधिगम में तीव्रता पाई जाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण प्रविधि के कितने प्रकार हैं? तो उदाहरण प्रविधि के दो प्रकार हैं, मौखिक
या दृश्यात्मक। तो मौखिक उदाहरण होते हैं कि हम किसी चीज़ का उदाहरण बोलकर बताएं, या फिर दृश्यात्मक होते हैं कि किसी चीज़ के उदाहरण उन्हें हम दिखा दें। नेक्स्ट होता है मौखिक उदाहरण। क्या होता है? इस प्रविधि में शिक्षक छात्रों के सम्मुख पूर्व हाव भाव के साथ सरल शब्दों में पाठ का सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं तथा छात्र विषय को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मौखिक उदाहरण में क्या होता है? शिक्षक छात्रों के सामने पूरे हाव भाव अच्छे से सरल शब्दों में और स्पष्ट भाषा में मौखिक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, यानी बोलकर उन्हें बताते हैं, जिससे बालक आसानी से तथा जल्दी समझ जाता है। नेक्स्ट है दृश्यात्मक उदाहरण का रूप होता है। तो जब मौखिक उदाहरण से विषय वस्तु स्पष्ट ज्ञात ना कराया जा सके तो शिक्षक को दृश्यात्मक वस्तुओं का प्रदर्शन करके ज्ञान कराना आवश्यक हो जाता है, जैसे चार्ट, मॉडल, रेखाचित्र, मानचित्र, ग्लोब इत्यादि। फ्रेंड्स, जब ऐसा लगे कि सिर्फ बताने से छात्र इजीली किसी चीज़ को नहीं समझ पाएगा, तो उसके लिए हमें उससे रिलेटेड चीज़ों को जैसे चार्ट, मॉडल, रेखाचित्र, इन सब को दिखा के बच्चे को अच्छे से समझाना चाहिए ताकि वह सीख जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन पद्धति का क्या अर्थ है? तो इस पद्धति में बालकों को उनकी कार्य क्षमताओं के अनुसार बांट दिया जाता है। बालकों पर समय सारणी तथा परीक्षा का कोई बंधन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट पद्धति क्या है? इसमें बालक किसी योजना को अपने प्रयासों द्वारा पूरा करता है। ये योजनाएं व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों ही प्रकार की होती हैं, जैसे किसी समस्या का समाधान करना, मॉडल तैयार करना, अभिनय करना आदि। नेक्स्ट है, किंडरगार्टन पद्धति से आप क्या समझते हैं? तो इस पद्धति में फ्रॉबेल ने बालकों को खेल, गीतों और उपहारों के माध्यम से शिक्षा देने पर बल दिया है। बालक ऊन की गेंदों, लकड़ी के टुकड़ों, तख्तियों आदि से खेल खेल में गणित तथा रेखा गणित का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी पद्धति क्या है? तो मारिया मॉन्टेसरी ने बालकों को अनेक वस्तुएं खेलने को देने की बात कही, जिससे बालक खेल खेल में अनेक बातें सीख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक शिक्षा पद्धति से आप क्या समझते हैं? तो गांधी जी ने इसे बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक शिक्षा को बुनियादी शिक्षा का नाम दिया है। इस पद्धति में खेल के माध्यम से हस्तशिल्प शिक्षा को बढ़ावा देकर शिक्षा को जीविकोपार्जन से जोड़ने का कौशल बच्चों में विकसित करना है। फ्रेंड्स, बेसिक शिक्षा में गांधी जी ने क्या कहा था कि सिर्फ पढ़ाना पढ़ाना नहीं, हाथों से वो कुछ चीज़ें बनवाएं, जिससे क्या होगा कि आगे चल के फ्यूचर में वो कुछ चीज़ें बना के बेच के अपना जीवन का उपार्जन कर सकें। नेक्स्ट है, वाद विवाद प्रविधि की खोज किसने की थी? तो सन 1929 में हैरी ए ओवरस्ट्रीट ने वाद विवाद प्रविधि की खोज की थी। नेक्स्ट है, पर्यटन के प्रकार बताइए। तो पर्यटन 3 प्रकार के होते हैं, संक्षिप्त या लघु, यानी जैसे सिर्फ विद्यालय परिसर के अंदर बच्चों को घुमा के वहाँ के फूल पत्ती इन सब चीज़ों के बारे में बता के, ये हो जाएगा हमारा संक्षिप्त या लघु पर्यटन। एक होता है सामान्य पर्यटन, इसमें हम अपने आसपास की क्षेत्रीय जगहों पर लेके जाएं, आसपास के म्यूजियम में या कहीं ऐसी जगहों पर लेके जाएं जो पास में उपस्थित हो, तो ये हो जाता है सामान्य पर्यटन। तीसरा होता है विस्तृत क्षेत्रीय पर्यटन, यानी विद्यालय परिसर से कहीं दूर हो सकता है, उसके लिए आप अलग सिटी में भी बच्चों को लेकर जाएं, तो ऐसा जब दूर लेकर जाते हैं इसी को बोलते हैं विस्तृत क्षेत्रीय पर्यटन। नेक्स्ट है, अन्वेषण विधि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अन्वेषण प्रविधि का तात्पर्य शिक्षण की उस प्रविधि से है जिसमें बालकों को खोज करने वाले की स्थिति में रखकर बिना किसी विशेष निर्देशन के उन्हें स्वयं खोज या नवीन ज्ञान अर्जित करने का अवसर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अन्वेषण विधि में क्या होता है कि उस विधि से जिसे बालकों को खोज करने की स्थिति में रख देते हैं, कि बोल देते हैं कि इस चीज़ के बारे में तुम खुद अपने आप देखो, निरीक्षण करो और फिर हमें बताओ कि तुम्हें इससे क्या समझ में आया, और किसी विशेष निर्देशन से उन्हें स्वयं खोज या नवीन ज्ञान अर्जित करने का अवसर दिया जाता है, जिससे वो स्वयं अपने दिमाग पर जोर डालते हैं तो बच्चे जल्दी सीखते हैं, भले ही वो गलती करें।
सीख जाएंगे तो वो जल्दी उन चीज़ों को नहीं भूलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है? तो प्रयोग प्रदर्शन, अनुसंधान विधि, क्योंकि यह बालक करके सीखता है। नेक्स्ट है, निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व है? तो यह मनोविज्ञान विधि है। इसके प्रयोग से छात्रों की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। जब बालक स्वयं निरीक्षण करके सीखेगा तो वो अपनी ज्ञानेंद्रियों पर जोर डालेगा, उनसे ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है और वो अच्छे से सीख जाता है। नेक्स्ट है, उदाहरण प्रविधि की दो उपयोगिताएं बताइए। तो उदाहरण से पाठ्यवस्तु रोचक, बोधगम्य तथा स्पष्ट हो जाती है। जब हम किसी बालक को उदाहरण दे दे के कोई चीज़ समझाएंगे तो बच्चा अच्छे से समझ पाएगा। अब नेक्स्ट है, उदाहरणों का प्रयोग विषय सामग्री को अधिक स्पष्ट करता है, जिससे अगर कोई बालक किसी चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, अगर हम उदाहरण देकर उसे समझाएंगे तो वो और अच्छे से समझेगा और नया ज्ञान प्राप्त करता है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। फ्रेंड्स, हमने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विषयों की तैयारी इस चैनल पे यूपी टेट सीटेट प्रिपरेशन पे कराई है। आप हमारी और वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और फ्रेंड्स, इस चैनल को सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।